Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today in this lecture we will discuss and learn about the role of vertebrate pests as vectors of zoonotic diseases, and we will discuss in detail the histoplasmosis. Histoplasmosis is a respiratory disease in humans which is caused by inhaling spores from the fungus Histoplasma capsulatum. Areas where bird droppings are abundant are ideal places for the growth of the fungus. Infection by only a few spores generally produces a mild case of histoplasmosis in humans, and most are unaware that the disease has been contracted. A more severe infection may result in an acute pulmonary infection with symptoms much like the flu. The patient generally recovers spontaneously after a period of several weeks. Serious infections can result from massive spore inhalation. Such cases may be chronic and are generally treated with amphotericin B. Infection can be detected through a skin reactivity test or lung X-ray which reveals healed lesions. अब हम हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम की बात करेंगे कि ये क्या है। ये एक डाइमॉर्फिक फंजाई की स्पीशीज़ है और हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम जो है ये पूरी दुनिया में पाई जाने वाली फंजाई है, लेकिन एंटार्कटिका में ये नहीं पाई जाती है। सो दिस फंजाई बिलोंग्स टू द किंगडम फंजाई एंड इट बिलोंग्स टू द डिवीजन एस्कोमाइकोटा। और ये फैलती कैसे है? ये बैट की ड्रॉपिंग्स हों यानी कि गुएनो हो या चाहे बर्ड्स की ड्रॉपिंग्स हों, वहाँ पे जो है ये फंगस के होने के चांसेस ज़्यादा हैं और ये उसके लगने के भी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि इसकी इन्फेक्शन कैसे होती है कि इसके स्पोर्स अगर थोड़े से जो है वो कोई इंसान इनहेल कर ले तो उससे क्या होगी, माइल्ड इन्फेक्शन होगी। लेकिन अगर इसके स्पोर्स ज़्यादा इनहेल कर लिए जाएं तो पल्मोनरी इन्फेक्शन ऐसी फील होगी जैसे कि फ्लू इंसान को हुआ होता है। तो इसका जो पीरियड है वो कुछ हफ्तों तक भी हो सकता है, यानी कि पेशेंट को रिकवर होने में कुछ हफ्ते इसमें लग सकते हैं। नाउ in this slide we will discuss about the transmission of Histoplasma capsulatum fungus to human beings. In the first step you may see that the Histoplasma capsulatum is a fungus that dwells in soil and thrives in areas contaminated with bird or bat excrement. यानी ये पाई कहाँ पे जाती है? ये ज़मीन के अंदर रहती है और उन एरियाज़ में ये जो है रहना पसंद करती है जहाँ पे परिंदे या चमगादड़ों वगैरह के जो हैं वेस्ट मटेरियल होता है, उनकी ड्रॉपिंग्स होती हैं। इन सॉइल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इट ग्रोज एज अ मोल्ड फ्रॉम विच मल्टी सेलुलर फिलामेंट्स फॉर्म ब्रांचिंग हाइफी। अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मोल्ड की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जबकि 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो है यीस्ट की तरह शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसलिए इसे डाइमॉर्फिक फंजाई भी कहा जाता है कि अपनी दो शक्लें इख्तियार कर सकती है। तो ये हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम का मोल्ड और एरियल हाइफी आपको इसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह का होता है, और ये बर्ड्स दिखाए गए हैं कि इनकी ड्रॉपिंग से या जैसे ये जो हैं हैंस वगैरह की ड्रॉपिंग में भी ये हो सकती है। सो इन द सेकेंड स्टेप फंजाई आर एक्सपोज्ड टू पोटेंशियल होस्ट इन चिकन कूप्स। अब जो मुर्गी के दड़बे होते हैं उनको भी ये अटैक वहाँ से फंजाई के एक्सपोज कर सकते हैं। एटिक्स यानी जो सबसे ऊपर पोर्शन होता है बिल्डिंग का, वहाँ का जो रूम होगा वहाँ से भी ये लग सकती है। बार्न्स जो हैं, इसी तरह से केव्स जो हैं, गार वगैरह वहाँ से। एंड ड्यूरिंग एनी सॉयल डिस्ट्रप्टिंग एक्टिविटीज़। अब ऐसी सॉयल जहाँ पे ये जो है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम के स्पोर्स मौजूद हों या ये फंजाई जो है मौजूद हो, इसके हाइफी वगैरह, तो वहाँ से भी जो है ये ट्रांसमिट हो सकती है पोटेंशियल होस्ट को। अब थर्ड स्टेप में देखें तो ये किस तरह से आगे आएगी। हिस्टोप्लाज्मा मोल्ड्स प्रोड्यूस मैक्रोकोनीडियल एंड माइक्रोकोनीडियल स्पोर्स। अब इसमें दो तरह के स्पोर्स पैदा होते हैं, एक माइक्रोकोनीडियल एक मैक्रोकोनीडियल, दैट आर एरोसोलाइज्ड एंड इनहेल्ड बाय द होस्ट इनटू द लोअर एयरवेज। अब ये क्या होता है, हवा में चूँकि ये बिखर जाते हैं तो हवा से ये होते हुए क्या होता है, यहाँ से जो है वो इनहेल कर लेगा इसका होस्ट, यानी जिसके अंदर इसने इन्फेक्शन करनी, और ये लंग्स में यहाँ पे जाके चले जाएंगे। तो ये आपको दिखाया भी गया है एक जनरलाइज्ड पाथ है कि यहाँ से ये होते हुए लंग्स में जो है वो अपने होस्ट के चले जाते हैं। फोर्थ स्टेप में अगर देखें, स्पोर्स आर फैगोसाइटाइज्ड बाय मैक्रोफेजिस। अब जो माइक्रोफेजिस हैं यानी वाइट ब्लड सेल्स की ही ये टाइप हैं, तो ये क्या करेंगे, इसको फैगोसाइटोज कर लेंगे यानी कि खा जाएंगे, निकल जाएंगे स्पोर्स को लंग्स के अंदर।
एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड स्पोर्स अंडरगो कन्वर्जन टू यीस्ट। अब जब 37 डिग्री बॉडी का टेम्परेचर इनको मिलेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यीस्ट में। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मोल्ड की फॉर्म में थे, यानी मल्टी सेलुलर फिलामेंट्स की फॉर्म में, जबकि 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये यीस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। अ सिंगल सेल फंगल form that measures 1 to 2 micrometer in diameter and lacks a surrounding capsule। और फिफ्थ स्टेप में अगर देखें, yeast spread to the mediastinum through the lymphatic system। mediastinum मीन्स कि कोई भी सेपरेशन बॉडी की हुई हो, जैसे कि लंग्स के दरमियान कोई मेम्ब्रेनस सेपरेशन हो, या कोई एक ऑर्गन की दूसरे के साथ, कैविटी की एक कैविटी की दूसरी कैविटी के साथ सेपरेशन हो, उसे क्या कहते हैं, mediastinum। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम में अब यहाँ से एंटर हो जाएगा। जैसे आप ये देख सकते हैं कि मैक्रोफेजिस के अंदर गए स्पोर्स, अब ये स्पोर्स जब मैक्रोफेजिस ने इनको इनगल्फ किया था फैगोसाइटोसिस के ज़रिए से, तो ये बाद में यीस्ट की शक्ल में जो हैं वो बाहर अपीयर हो गए हैं। तो इसके बाद ये लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर हो गए हैं। और सिक्स स्टेप में क्या है, यीस्ट इज़ इंजेस्टेड बाय डेंड्राइटिक सेल्स एंड प्रेजेंटेड टू टी सेल्स। अब ये डेंड्रॉन से होती हुई जो है वो टी सेल्स की तरफ, यानी टी लिम्फोसाइट्स को जो है वो चले जाएंगे वहाँ पे, prompting an immune response during the ensuing 2 to 3 weeks। अब जो 2 से 3 हफ्ते के बाद इन्फेक्शन होने के इम्यूनिटी रिस्पॉन्स जो है पर्सन के अंदर डेवलप होगा, तो उसमें अलामात भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी कि उसको हिस्टोप्लाज्मोसिस हो चुकी हुई है। तो अब ये देखें इसका एक पाथवे कितना एक कॉम्प्लेक्स है कि सबसे पहले जो है वो एक सॉइल कंटेमिनेटेड सॉइल से ये जो है वो एंटर हुई है, और अल्टीमेटली जो है ये लंग्स में गई, लंग्स से फिर मैक्रोफेजिस ने एनगल्फ कर लिया, मैक्रोफेजिस से ये यीस्ट की जो है वो शक्ल इसने इख्तियार कर ली उन सेल्स में से जब बाहर निकली 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उसके बाद फिर ये जो है इसको डेंड्राइटिक सेल्स ने एनगल्फ कर लिया, और वहाँ से होती हुई ये टी सेल के पास जाएगी, जहाँ पे जो है इम्यूनिटी रिस्पॉन्स क्रिएट होगा आफ्टर 2 to 3 weeks। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सिम्टम्स ऑफ हिस्टोप्लाज्मोसिस विच इज़ काज्ड बाय इनहेलिंग द स्पोर्स ऑफ fungus। So most people who are exposed to fungus histoplasma never have symptoms. Other people may have flu-like symptoms that usually go away on their own. Symptoms of histoplasmosis include fever, cough, fatigue, extreme tiredness, chills, that is the feeling of cold without an apparent cause, headache, chest pain and body aches। यानी इसमें क्या होता है कि बुखार, खांसी, शदीद थकावट और शदीद सर्दी का लगना, सर दर्द, सीने में दर्द या जिस्म के अंदर जो है वो दर्द होना जो है, ये क्या है, हिस्टोप्लाज्मोसिस की अलामात हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ सून डू द सिम्टम्स ऑफ हिस्टोप्लाज्मोसिस अपीयर। हिस्टोप्लाज्मोसिस की अलामात कब तक ज़ाहिर हो जाती हैं, यानी जब फंगस के स्पोर्स इनहेल कर लिए जाएँ तो उसके बाद कब तक अलामात इसकी अपीयर होती हैं। सिम्टम्स ऑफ हिस्टोप्लाज्मोसिस में अपीयर बिटवीन 3 and 17 डेज़, यानी तीसरे दिन भी अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं और 17 दिन भी लग सकते हैं, या कोई भी इन दिनों के दौरान अलामात इसकी ज़ाहिर हो सकती हैं आफ्टर अ पर्सन ब्रीथ्स इन द फंगल स्पोर्स। सेकेंड क्वेश्चन इज़ हाउ लॉन्ग डू द सिम्टम्स ऑफ हिस्टोप्लाज्मोसिस लास्ट। अब कितना अर्सा लगता है इसकी अलामात को यानी कि ख़त्म होने में या हिस्टोप्लाज्मोसिस को ख़त्म होने में। फॉर मोस्ट पीपल द सिम्टम्स ऑफ हिस्टोप्लाज्मोसिस विल गो अवे विद इन अ फ्यू वीक्स टू अ मंथ। अब अक्सर लोगों में कुछ हफ्तों के से लेके एक महीने तक जो है वो अलामात इसकी जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, यानी इंसान ठीक हो जाता है। होएवर सम पीपल हैव सिम्टम्स दैट लास्ट लॉन्गर दैन दिस, स्पेशली इफ़ द इन्फेक्शन बिकम सीवियर। यानी वो लोग जिनका वीक इम्यूनिटी है, जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है, या इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुकी हो, तो उनको इससे भी ज़्यादा दौरानिया हो सकता है। इन केस ऑफ सीवियर हिस्टोप्लाज्मोसिस some people, usually those who have weakened immune systems, histoplasmosis can develop into a long term lung infection, यानी उनको chronic histoplasmosis हो सकती है, और it can spread from the lungs to the other parts of the body such as the central nervous system, यानी ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक भी जा सकती है हिस्टोप्लाज्मोसिस अगर इसको ट्रीट ना किया जाए, या अगर एक इंसान ऐसा है जिसका वीक इम्यूनिटी सिस्टम है तो उसको ये जो है बहुत देर तक भी रह सकती है, क्रॉनिक में भी ये कन्वर्ट हो सकती है एक्यूट फॉर्म से। Doctors use different procedures to detect histoplasmosis.
और टू डायग्नोज हिस्टोप्लाज्मोसिस। अब मरीज़ की तशखीस के लिए बहुत सारे तरीक़ाकार हैं, जैसे डॉक्टर्स ब्लड सैंपल भी ले सकते हैं या यूरिन सैंपल पेशेंट का लेके उसको लेबॉर्ट्री में भेज देते हैं चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। इसी तरह से चेस्ट के टेस्ट कुछ होते हैं, इमेजिंग टेस्ट, जैसे चेस्ट एक्सरेज किया जा सकता है या सीटी स्कैन किया जा सकता है लंग्स का, ताकि पता चल सके कि लंग्स में कहीं इन्फेक्शन तो नहीं हुई। इसी तरह से दे में आल्सो कलेक्ट अ सैंपल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम योर रेस्पिरेटरी ट्रैक और परफॉर्म अ टिश्यू बायोप्सी, जिसमें वो टिश्यू बायोप्सी में क्या करते हैं कि अफेक्टेड टिश्यू का एक स्मॉल सैंपल ले लेते हैं, जिसको वो क्या करते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे रख के एग्जामाइन करते हैं। इसी तरह से लेबॉर्ट्रीज में ऑल्सो सी इफ़ हिस्टोप्लाज्मा विल ग्रो फ्रॉम योर बॉडी फ्लूइड्स और टिश्यूज़, यानी उसका कल्चरिंग भी करवाई जा सकती है कि बॉडी फ्लूइड या टिश्यू से लेके उसको एक पेट्री प्लेट में ग्रो करवाया जाए या देखा जाए, उसकी कल्चरिंग करवा के देखा जाए कि हिस्टोप्लाज्मा फंजाई है, फंगस के स्पोर्स जो हैं वो उन्होंने इन्फेक्शन की है या नहीं की है। अब हम देखते हैं कि हिस्टोप्लाज्मोसिस का जो टेस्ट है उसके रिज़ल्ट कब तक आप हासिल कर सकते हैं। तो ब्लड टेस्ट अगर इसमें करवाया गया है या यूरिन टेस्ट करवाया गया है तो इसके रिज़ल्ट आपको कुछ दिनों तक मिल जाएंगे। बट इन केस ऑफ सैंपल टेस्ट टू अ लेबॉर्ट्री टू बी कल्चर्ड, तो उसमें क्या होगा कि रिज़ल्ट्स कुड टेक अ कपल ऑफ वीक्स, तो उसमें कुछ हफ्ते इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि उसकी कल्चरिंग के बाद पता चलेगा कि ये फंजाई जो है वो हिस्टोप्लाज्मा ही है या कोई और है या कोई और इन्फेक्शन हुई है। नाउ वी विल टॉक अबाउट हु गेट्स हिस्टोप्लाज्मोसिस। एनीवन कैन गेट हिस्टोप्लाज्मोसिस इफ़ दे हैव बीन इन एन एरिया वेयर हिस्टोप्लाज्मा लिव्स इन द एनवायरनमेंट, यानी कोई भी पर्सन ऐसे एरिया में चला गया जहाँ पे हिस्टोप्लाज्मा फंजाई जो है मौजूद है, तो उससे उसको क्या हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है, हिस्टोप्लाज्मोसिस हो सकती है। हिस्टोप्लाज्मोसिस इज ऑफन एसोसिएटेड विद एक्टिविटीज़ दैट डिस्टर्ब सॉयल, पर्टिकुलरली सॉयल दैट कंटेन्स बर्ड और बैट ड्रॉपिंग्स। ऐसा एरिया जहाँ पे परिंदों की ड्रॉपिंग्स हैं या चमगादड़ों की ड्रॉपिंग्स हैं, उनकी बीट वगैरह हैं, तो वहाँ पे इसके चांसेस ज़्यादा हैं। सर्टन ग्रुप्स ऑफ पीपल आर एट हायर रिस्क फॉर डिवेलपिंग द severe forms of histoplasmosis. People who have weakened immune systems, for example, people who have HIV or AIDS and who had an organ transplant, who are taking medications and who are aged. यानी ये जो आपको 4 ग्रुप्स बताए हैं, इनके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं या हिस्टोप्लाज्मोसिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जिनको पहले या तो HIV हो चुकी हुई हो या एड्स हुई हो या जिनका कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, या फिर इसी तरह से जो कि बहुत सारी मेडिकेशंस ले रहे हों, जैसे कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स ले रहे हों, या एजड पर्सनस जो हैं जिनकी एज 55 प्लस है या 60 प्लस है, उनको चांसेस हैं ज़्यादा इन्फेक्शन होने के हिस्टोप्लाज्मोसिस की। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इज हिस्टोप्लाज्मोसिस इज कंटेजियस और ट्रांसमिटेबल। नो, हिस्टोप्लाज्मोसिस कांट स्प्रेड फ्रॉम द लंग्स बिटवीन पीपल और बिटवीन पीपल एंड एनिमल्स। However, in extremely rare cases, the infection can be passed through an organ transplant with an infected organ. यानी ये सिर्फ ऑर्गन ट्रांसप्लांट के साथ फैल सकती है, इंसानों से इंसानों को नहीं लग सकती या जानवरों को भी नहीं लग सकती या जानवरों से इंसानों से जानवरों को भी ये ट्रांसमिट नहीं हो सकती है। In this slide we will talk about histoplasmosis in pets. तो इसमें क्वेश्चन है, कैन पेट्स गेट हिस्टोप्लाज्मोसिस? Yes. Pets, particularly cats, can get histoplasmosis, but it is not contagious between animals and people. अब बिल्लियाँ जो हैं इनमें हिस्टोप्लाज्मोसिस हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्ली से बिल्ली को लग जाए या बिल्ली से इंसानों को भी हिस्टोप्लाज्मोसिस हो जाए। हिस्टोप्लाज्मोसिस इन कैट्स एंड डॉग्स इज सिमिलर टू हिस्टोप्लाज्मोसिस इन ह्यूमंस. Like humans, many cats and dogs that are exposed to histoplasma never get sick. अब इंसानों जैसे इंसानों में है कि एक दफ़ा हिस्टोप्लाज्मा जो फंगस एक दफ़ा अटैक कर ले तो उसके बाद इंसान दोबारा उसके अटैक का शिकार नहीं होता, ऐसे ही बिल्ली और कुत्तों में भी है कि ये दोबारा जो है बीमार नहीं इस बीमारी से फिर होते हैं अगर एक दफ़ा इन्हें ये हो चुकी हो। कैट्स एंड डॉग्स दैट डिवेल्प सिम्टम्स ऑफन हैव सिम्टम्स दैट इंक्लूड कफिंग, लैक ऑफ एनर्जी एंड वेट लॉस। तो इनमें क्या अलामात होती हैं कि इनको खांसी आती है, इसी तरह से इनमें एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाता है और इनका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, यानी वज़न कम होना शुरू हो जाता है बिल्ली और कुत्ते का जब उन्हें हिस्टोप्लाज्मोसिस हो जाए। द फंगस दैट काजेज हिस्टोप्लाज्मोसिस ग्रोज वेल इन सॉइल दैट कंटेन्स बर्ड ड्रॉपिंग्स, बट बर्ड्स डोंट अपीयर टू बी एबल टू गेट हिस्टोप्लाज्मोसिस।
अब परिंदों के अंदर हिस्टोप्लाज्मोसिस नहीं होती है, लेकिन उनकी जो ड्रॉपिंग्स हैं उससे जो है वो दूसरे जानदारों को ज़रूर, जैसे कैट्स, डॉग्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, इनको हिस्टोप्लाज्मोसिस हो सकती है। इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट प्रिवेंशन फ्रॉम हिस्टोप्लाज्मोसिस। तो हिस्टोप्लाज्मोसिस को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, इससे कैसे बचा जा सकता है। इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू अवॉइड ब्रीदिंग इन हिस्टोप्लाज्मा इन एरियाज where it's common in the environment. In areas where histoplasma is known to live, people who have weakened immune systems, for example by HIV or AIDS, or they had an organ transplant, should avoid doing activities that are known to be associated with getting histoplasmosis. यानी ऐसे लोग जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है या जिनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना नहीं मजबूत है, ताकतवर है, तो उनको ये नीचे जो 4 एक्टिविटीज़ बताई गई हैं इनसे बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। पहली क्या है, डिस्टर्बिंग मटीरियल, फॉर एग्जांपल डिगिंग इन सॉयल और चॉपिंग वुड वेयर देयर आर बर्ड्स और बैट ड्रॉपिंग्स। अब ऐसे एरिया में काम करना, ज़मीन की खुदाई करना जहाँ पे परिंदों की या चमगादड़ों की ड्रॉपिंग्स मौजूद हैं, तो वहाँ पे उन्हें काम नहीं करना चाहिए, मटीरियल को टच नहीं करना चाहिए। सेकंड क्या है, क्लीनिंग चिकन कूप्स। अब जो मुर्गियों के दड़बे वगैरह होते हैं उनकी सफाई वगैरह नहीं करनी चाहिए। तीसरा क्या है, एक्सप्लोरिंग केव्स, कि ये जो गार वगैरह होते हैं उनमें नहीं जाना चाहिए। क्लीनिंग, रिमॉडलिंग और टीयरिंग डाउन ओल्ड बिल्डिंग्स, कि पुरानी जो इमारतें हैं उनकी सफाई वगैरह करना या उनको जो है दोबारा नए सिरे से जो है तमीर करना या उनको गिराना, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए अगर हिस्टोप्लाज्मोसिस से बचना है। सो इन द लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ हिस्टोप्लाज्मोसिस। इन द मेजॉरिटी ऑफ इम्यूनो कम्पिटेंट इंडिविजुअल्स हिस्टोप्लाज्मोसिस रिजॉल्व्स विदाउट एनी ट्रीटमेंट, यानी कि ज़रूरत नहीं कि कोई ट्रीटमेंट दी जाए, लेकिन अगर कोई वीकेंड इम्यूनिटी सिस्टम रखने वाले इंडिविजुअल्स हैं तो उनको एंटी फंगल मेडिकेशंस दी जाती हैं जिससे उनकी ट्रीटमेंट की जा सकती है। जैसे अब यहाँ पे आपको ये बताई गई हैं 2, एम्फोटेरिसिन बी और इसी तरह से इट्राकोनाजोल। तो एम्फोटेरिसिन बी जो है इसको इंजेक्शन की फॉर्म में दिया जाता है, इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया जाता है और तकरीबन 2 से 6 जो है ना वो घंटे तक जो है वो दिया जाती है डोज। तो इस तरह से इसमें फिर प्रिकॉशंस कुछ रखी जाती हैं। तो सो द एंटी फंगल मेडिकेशंस आर यूज्ड टू ट्रीट सीवियर केसेस ऑफ एक्यूट हिस्टोप्लाज्मोसिस एंड ऑल केसेस ऑफ क्रॉनिक एंड डिसेमिनेटेड डिजीज। टिपिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर डिजीज फर्स्ट इन्वॉल्व्स ट्रीटमेंट विद एम्फोटेरिसिन बी फॉलोड बाय ओरल इट्राकोनाजोल। अब ये दोनों क्या हैं, एंटी फंगल मेडिकेशंस हैं।